हाँ ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि यूक्रेन को क्या करना चाहिए था, यूक्रेन की अप्रोच क्या होनी चाहिए थे। ठीक है, यूक्रेन की जो अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि पहली बात, इस यूक्रेन को क्या लगा, बात समझिए। यूक्रेन को ये लगा कि मैं क्या करूँगा कि मैं नाटो का मेंबर बन जाऊँगा, है ना। नाटो का जब ये मेंबर बन जाएगा यूक्रेन, है ना, तो इसके ऊपर ये रसिया है ना। तो रसिया यूक्रेन पर कभी भी, यूक्रेन को ये लगा कि जब मैं नाटो का मेंबर बन जाऊंगा तो 28 देश हो जाएंगे मेरे, 27 देश मेरे साथ और हो जाएंगे, तो मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा और रसिया मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे इसने मेरा ज़मीन छीन लिया है क्रीमिया को 2014 में, आगे कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसने अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखा और उसने सोचा कि मैं नाटो को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, नाटो वालों ने बोला कि ठीक है हम तुमको सदस्यता दे देते हैं। यूएस ने तो, ये रसिया ने बोला नहीं तुमको ये काम नहीं करना है, लेकिन ये बोला कि नहीं मुझे करना है। तो इसको ये लग रहा था अभी तक कि मेरा जो, यूक्रेन को ये लग रहा था कि मेरा साथ देंगे। कौन साथ देगा, उसका साथ देगा कौन, यूएस देगा और नाटो देंगे, मतलब यूरोपियन कंट्री देंगे, जो भी 27 कंट्रीज इसमें मेंबर है ना। तो ये इसको सब साथ देंगे और रसिया पीछे हट जाएगा, रसिया लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, नाटो ने मना कर दिया है, यूएस ने भी मना कर दिया है कि भाई हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे रसिया से लड़ने के लिए। अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है, दोनों में युद्ध चल रही है ना। हथियार और सैनिक और जो आर्थिक नुकसान हो रहा है किसको, इसको, जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, है ना। सेना लड़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, युद्ध का माहौल है ना। आर्थिक गतिविधियां गड़बड़ा रही यूक्रेन की, तो किसको हो रहा है नुकसान, नुकसान तो यूक्रेन को हो रहा है ना, यूएस और नाटो को नहीं हो रहा है। और किसको हो रहा है, रसिया को हो रहा है। तो जब ये देख लिया था, इसको बहुत ज़्यादा भरोसा था कि भाई यूक्रेन को था कि यूएस नाटो साथ देगा तो 1-2 दिन लड़ते लड़ाई खत्म कर देते, डिप्लोमेटिक चैनल से उसके माध्यम से उसको समझा बुझा लेते, है ना। देखना चाहिए था, या तुम अपनी इमेज ऐसी बना के रखते कि पूरे दुनिया आपके समर्थन में उतर आए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको जब अभी वोटिंग हुई थी तो आपको पूरे वोट मिलने चाहिए था, है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंट्री तुमको क्या करें, सपोर्ट करें। तो इसके ऊपर क्या डिप्लोमेटिक प्रेशर आए रसिया के ऊपर, तो रसिया पीछे हटे, तो ये भी नहीं हो पा रहा है ना। तो तुम्हें करना क्या चाहिए था, यूक्रेन को ये करना चाहिए था कि ये युद्ध को, इसको स्टॉप कर देना चाहिए था। युद्ध को एक या दो नहीं करने, अगर आपको चेक करना था इसको, किसको, यूएस और नाटो को, तो छोटा सा शॉर्ट युद्ध जो भी था 1 आध दिन का 2 दिन का करके आप उसको तुरंत डिप्लोमेटिक चैनल में आइए और बैठिए बेंच में और उसको डिप्लोमेटिकली क्या करिए, रसिया से बात करिए, उसको बताइए कि आपका हमारा पुराना इतिहास था, है ना। और मैं जो भी चीज़ें हैं और ऐसा नहीं करना है, उसको अभी हैंडल करो सिचुएशन को, कि कैसे आप इसको डील कर पाओगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति क्या नहीं कि कमज़ोर नहीं होगी और युद्ध का माहौल क्या हो जाएगा, क्योंकि एक बार युद्ध होना मतलब 20 साल पीछे चले जाना, है ना। ये बहुत समस्या है, बहुत सारा नुकसान होता है इससे, है ना। तो इसको क्या करना चाहिए, यूक्रेन को यही काम करना चाहिए था और ये युद्ध वगैरह बंद कर देना चाहिए। यूक्रेन की जनता को भी ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। इमोशनल डिसीजन इसलिए लो कि जबकि जियो पॉलिटिक्स में एक कहते हैं, एक चीज़ होती है, अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखते हैं जियो पॉलिटिक्स की, तो उसमें ना तो कोई किसी का दोस्त होता और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता, है ना। वहाँ पे अगर कोई किसी का दोस्त और होता है तो उनके सबके क्या होते हैं, फाइनेंशियल या ट्रेड बेनिफिट जुड़े होते हैं, तभी वो उसका दोस्त है, अदरवाइज कोई नहीं। सब अपने अपने क्या करते हैं, बेनिफिट देखते हैं, है ना। तो यहाँ भी इसको भी अपना बेनिफिट देखना चाहिए, अननेसेसरी को युद्ध के माहौल में नहीं कूदना चाहिए था। आज युद्ध के माहौल में कूदा है और उसका परिणाम भोग रहा है यूक्रेन और यूक्रेन की जनता, है ना, यूक्रेन का एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन वहाँ पे चले, तो इसको ये करना चाहिए था। दूसरी चीज़, रसिया को क्या करना चाहिए, क्योंकि दूसरा चीज़ रसिया है, रसिया को भी बहुत नुकसान हो रहा है। रसिया को नुकसान ये हो रहा है कि इस पर फाइनेंस इकोनॉमिकल सेंक्शंस लगे हुए हैं, इकोनॉमिक सेंक्शंस लगे हैं, इकोनॉमिक सेंक्शंस लगे हैं, और इस पर धीरे धीरे आयल सेंक्शंस भी लगते जा रहे हैं, आयल सेंक्शंस भी लगते जा रहे हैं। तो रसिया, ये क्या हो रहा है भाई कि तुम धीरे धीरे, तुमको पता है कि तुम आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हो, है ना। तुम ऑलरेडी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और तुम्हारे पास रिसोर्सेस कम है ना, तुम्हारे पास जनता भी कम है ना, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। अब तुम जब कमज़ोर होते जा रहे हो तो तुमको यहाँ पे अपने दिमाग का काम करना चाहिए, है ना।
तुमको पहले ही बताया कि अगर आपको दो चीज़ों में शक्ति रखना है, एक आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी डिप्लोमेटिक पावर होना चाहिए, डिप्लोमेटिक पावर आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपके पास सामरिक शक्ति होना चाहिए, सामरिक शक्ति। सामरिक शक्ति जो आपकी रसिया के पास है, डिफेंस इसका बहुत मजबूत है, नो डाउट। लेकिन तुम इकोनॉमिकली क्या हो, वीक हो। जब तुम इकोनॉमिकली वीक हो और ऊपर से तुम ऐसे काम कर रहे हो कि तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक और सैंक्शंस लगते जा रहे हैं, तुम्हारी ये आज स्थिति आ गई है कि तुमको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। जो भी तुम्हारा रूबल है ना, पहले अच्छी स्थिति में होता था, है ना, आज $101 इक्वस टू पहुँच गया है 109 रूबल के आसपास। तो धीरे धीरे रूबल तुम्हारा नीचे जाता जा रहा है। तो यहाँ पे तुमको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और ये ज़बरदस्ती वाले काम में ना पड़ के आप ये सैंक्शंस क्यों लगवा रहे हैं, आप इसका वेट करिए, क्योंकि आपको पता है, और इसका तोड़ निकालिए कि इसको क्या करना है। आप ट्राई करो, रसिया के लिए ये है कि इसको ट्राई करना चाहिए कि ये इधर मेन फोकस ये कहाँ करे, रसिया को फोकस करना चाहिए एशिया में, अफ्रीका में, है ना, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, इधर के देशों में करना चाहिए, है ना। और बाकी चीज़ें, क्योंकि आपका जो अमेरिका है और यूरोप है वो तो रसिया की सुनने वाला नहीं है। जब वो नहीं सुनने वाला है तो आपको अपनी पकड़ कहाँ मजबूत करना चाहिए, रसिया को पकड़ मजबूत करना चाहिए कहाँ, एशिया में और अफ्रीकन कंट्री में, है ना। इधर अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग करोगे तो यहाँ का आपका डिप्लोमेटिक पावर आपकी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी, डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है। डिप्लोमेटिकली तुम स्ट्रांग बनोगे, है ना, जिससे लोग तुम्हें क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। कहाँ, यूएनएससी में, है ना, यूनाइटेड नेशन में। हालांकि यूनाइटेड नेशन का कोई महत्व तो नहीं है ना, फालतू संस्था है, कुछ नहीं करता है ना। बाकी उस पर भी कभी हम बात करेंगे कि क्या हो रहा है ना। ये अपने फायदे के लिए अमीर देशों ने इसको बना के रखा है ना, अमेरिका, यूरोपियन देशों ने, और बाकी इसका काम कोई नहीं है, कभी समस्या को सॉल्व नहीं किया है आज तक, है ना। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना है उनको अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इसको ये काम करना चाहिए, ठीक। अब इसको, इसकी बजाय ये युद्ध में कूद रहा है, तो ये इसको फोकस यहाँ पर भी करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चीज़ अब हम लोग देखेंगे अपने इंडियन प्रोस्पेक्टिव से कि इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, है ना, क्योंकि मेन तो यही है कि इंडियन अप्रोच क्या होना चाहिए और इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए, ठीक है। मानते हैं कि कल ही उसका क्या बोलते हैं, फ्रांस के राजदूत का और जर्मनी के राजदूत का कल ही मैं देख रहा था कि वो आया हुआ है, उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ है, बयान आया हुआ है कि उन्होंने ये कहा कि यार कि जो इंडियन आईएफएस के जो वो हैं मेंबर हैं या इंडियन राजदूत हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं आईएफएस के, तो ये बोलते हैं, ये मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि जो इंडियन आईएफएस के लोग हैं या जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, कूटनीतिज्ञ इंडियन कूटनीतिज्ञ हैं, तो बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, है ना। भारत ही पूरे विश्व में एक ऐसा देश है, आप देखिए कि जो कि यूएस के साथ और रसिया के साथ, दोनों के साथ बैलेंस बना के रखा हुआ है ना, और ये दोनों जानी दुश्मन हैं। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना, दोनों से दोस्ती करना, सोचो कि कितना टेढ़ी खीर है। जब दो दुश्मन होते हैं ना तो दो में से हमेशा यही होता है, आपको किसी एक को ही सेलेक्ट करना पड़ता है। ये प्रूफ है इंडिया का रिलेशनशिप, है ना, पिछले 50 सालों से, 70 सालों से, कि वो यूएस से भी दोस्ती करके रखा है और रसिया से भी। ये इंटेलिजेंस की प्रूफ है कि इंडियन आईएफएस के जो ऑफिसर हैं या इंडियन की जो कूटनीतिज्ञता है वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया अभी भी सही रास्ते पर ही चल रहा है। जो पहला अप्रोच मैंने बोला कि दो फोकस रखना है, कि डिप्लोमेटिकली आपको स्ट्रांग बनना है और दूसरा आपको डिफेंस के रूप में स्ट्रांग बनना है। तो भारत अगर आप देखोगे तो डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, अभी तो रिसेंट कुछ टाइम से तो और ज़्यादा डिप्लोमेटिकली। अगर 193 कंट्री हैं यूएन में, यूएनएससी, उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 हैं, तो जब वोटिंग होती है यूएनएचआरसी की, तो हम लोगों को 185-86 वोट मिलती है। 193 देशों में से 185 देश हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो ये किसका है, ये को ऐसे नहीं दे रहे हैं, ये लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, इंटेलिजेंसी है,
हमारी एक कूटनीति है कि लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारे आईएफएस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो राजदूत हैं, इनका दिमाग है कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हैं, तब वो जाके इसको क्या कर पा रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया को क्या करना है, आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रांग करना है, तब कि आपको किसी मुद्दे पे, है ना, क्योंकि युद्ध लड़ना है तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है, इकोनॉमिक सैंक्शंस का ध्यान रखना है और दूसरा आपके पास डिफेंस का ध्यान रखना है। तो अगर आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं तो आपको इकोनॉमिकली वो नहीं होने देंगे, नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे दूसरे देश, क्योंकि आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इंडिया का ये अच्छा है। दूसरा चीज 1996 में क्या हुआ था, 1999 में, है ना, यहाँ पे जब हमारा इंडिया और उसका क्या बोलते थे, कारगिल वार चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि अमेरिका ने, यूएस ने क्या किया था, जीपीएस अपना सिस्टम देने से मना कर दिया था, जिसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, गूगल के माध्यम से आप मैपिंग देखते हो, कहीं भी जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा इंडिया का कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली हालांकि एक बना लिया गया है इंडिया के द्वारा, जिसको नाविक बोलते हैं, नाविक बना लिया गया है, लेकिन अभी ये क्या है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है ना, और अभी इस तरह यूज नहीं होता है जनरल। तो ये जो जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो इसी तरह का हमको इंडिया को भी अपना बहुत स्ट्रांग पोजीशनिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग क्या करें। अब तो हालांकि इंडिया इस पर बहुत काम कर रहा है, 1999 की जो घटना घटित हुई थी, इससे सीख लेके हम लोग अब इस पर बहुत आगे कर रहे हैं। हमारा इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस पर पूरा काम चल रहा है और इन्होंने नाविक को बनाया भी है, और इस पर मेरे हिसाब से साइंटिस्टों का मानना है कि सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द से जल्द आप अपने क्या करिए, इस पर काम करिए। हमें कभी भी रसिया या किसी भी देश पर, यूएस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ये हमको डाटा देगा, है ना, इंटेलिजेंस डाटा देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अमेरिका पर तो भरोसा नहीं करना है कि वो देगा, क्योंकि पुराना जो अमेरिका का इतिहास है, वो उसका इतिहास कुछ अलग ही है, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना, कि इसका क्या इतिहास है, कैसे इसका कार्य करने की कार्यशैली है, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बनाना चाहिए हमको अपना खुद का, जैसे, क्योंकि देखो यूएस का अपना अलग है जीपीएस, चाइना का भी अपना अलग है ना, रसिया का भी अपना अलग है, और उसका ब्रिटेन का भी अपना अलग है। इंडिया का अपना क्यों नहीं है? अगर ये चीज़ इंडिया अपना डेवलप नहीं करेगा तो आने वाले निकट भविष्य में कभी भी अगर युद्ध की सिचुएशन आती है या कोई भी समस्या आएगी तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, है ना, और उसकी वजह से हमको जो कि बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा और सहार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो नंबर एक चीज़ कि इस पर हमको एक काम ये करना है, क्योंकि हमको अपना जीपीएस बनाना है खुद का, अपना इंडिया का। ठीक है, दूसरी चीज़ कोशिश ये करना चाहिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशन का यूज करके इंडिया को या सभी देशों को क्या करना चाहिए कि एक स्विफ्ट का अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। दूसरी चीज़, है ना, अल्टरनेटिव ऑफ स्विफ्ट, अल्टरनेटिव ऑफ स्विफ्ट। जो ये स्विफ्ट सिस्टम है ना, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग, है ना, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये जो सिस्टम है, तो ये अभी तक इसकी मोनोपोली चल रही है, किसकी, यूएस की और किसकी, यूरोप की, इनकी मोनोपोली चल रही है ना, क्योंकि अभी तक पूरे विश्व में एक ही सिस्टम है ना, इंटरनेशनल अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो बाकी देशों को, इंडिया को आपस में मिलके इसके मोनोपोली को कम करना पड़ेगा और इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा, है ना, एक अल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर कभी भी इससे अनबन होगी यूएस के साथ अगर अनबन होगी तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो रसिया के साथ कर रहा है, स्विफ्ट से बाहर करेगा। दूसरी चीज़, इसके कार्ड जो हम लोग एटीएम कार्ड यूज करते हैं, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड, है ना, इसको बंद करा देगा। तो हमारा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें भी गड़बड़ी क्रिएट हो जाएगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये इस पर भी हमको कार्ड करना है। इसीलिए मेरा सभी भारतीयों से निवेदन है, आप सभी लोगों से, कि आप मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड यूज करने की बजाय आप लोग रुपे कार्ड को यूज करिए, रुपे कार्ड को यूज करें। आज के दिन और आज के डेट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में अगर हम लोग अपने आप को तैयार नहीं किए, अगर हम लोगों ने ये काम नहीं किया, तो अगर कोई सिचुएशन आएगी तो उसके लिए सभी लोग क्या होंगे, परेशान होंगे। और इसको याद करना पड़ेगा कि क्यों जागरूक होना चाहिए,
है ना। तो इसलिए ये पैरामीटर, ये एनालिसिस किया हुआ चीज़ें हैं और इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अपना खुद का ही पूरा हर एक चीज़ है, अपना खुद का यूट्यूब नहीं है, अपना खुद का गूगल नहीं है ना। अपना खुद की चीज़ें क्यों नहीं डेवलप हो रही हैं, जबकि हमारे ही इंडिया के ही लोग क्या गूगल चला रहे हैं, गूगल को ऑपरेट कर रहे हैं, यूट्यूब को ऑपरेट कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, नासा में काम कर रहे हैं, है ना। इंडिया में क्यों नहीं, है ना। हमारे यहाँ का मेडिकल डॉक्टर सभी अमेरिका में डॉक्टर कर रहे हैं। इसके लिए सभी सरकारों के लिए चैलेंज है और देश की जनता के लिए भी, कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये जितनी भी कास्ट चल रही हैं, इससे हट के थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोगों की जो यहाँ देश है, सोचने का मौका ही नहीं है लोगों के पास, सब यही सोचते रहते हैं, जात धर्म। इससे भी उठ के ये भी समस्याएं हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल समस्याओं को भी सोचना होगा। तो इस पर ध्यान रखिए और इससे लर्निंग लेसन इंडिया को ये लेना होगा और इस पर काम करना होगा। तो सभी से मेरा अनुरोध है, जो आप लोग जिस फील्ड में हैं तो आप उस पर काम करिए, है ना। इस पर काम करिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए और ये सैटेलाइट जितनी भी चीज़ें मैंने बताया इस पर काम किया जाए। इसके लिए सरकार भी काम करे और नागरिक भी काम करें, शिक्षक भी काम करें और बच्चे भी काम करें। क्योंकि अगर देश पर संकट आता है ना, तो उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं होती, वहाँ की जनता भी जिम्मेदार होती है। जनता भी अपने सजेशन दे सकती थी यूक्रेन के कि नहीं, हमें वार नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि आपको पता है आप जीतने नहीं जा रहे हो, आपकी मोनोपोली ये हो रही है कि वो लोग खुद राष्ट्रीयता दिखा रहे हो। क्या राष्ट्रीयता दिखा रहे हो? यूक्रेन के लोग राष्ट्रीयता लड़ाई कर रहे हैं। यूक्रेन अभी चाहे मार नहीं रहा है, एक दिन मारना चाहेगा तो 1 घंटे में यूक्रेन खत्म हो जाएगा, राष्ट्रीयता सब हो जाएगी साइड में, है ना। तो ये सब चीज़ें, देश का कितना नुकसान हो रहा है वो सब सोचना होगा और उसके लिए सजेशन देना होगा, है ना। वो सब चीज़ें करिए, है ना। फर्दर क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे आगे चीज़ों को। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ चीज़ों पर और आपको चाहिए, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए, उस पर नया वीडियो बनाया जाएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।